नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। डीएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू बरिंदर सिंह निलंबित, भ्रष्टाचार मामले में हुई कार्रवाई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति और सुरक्षा देने वाले देशों में उभरा भारत। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य। उचित उपाय हो तो आपदा के नुकसान को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है, मुख्यमंत्री योगी ने कहा ये बात। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को अपराध शाखा जम्मू के पुलिस उपाधीक्षक बरिंदर सिंह को निलंबित कर दिया है। इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। निलंबन 11 नवंबर 2022 से प्रभावी किया गया है। पीएस एंटी करप्शन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 7 के तहत मामला संख्या FIR संख्या 15/2022 में अधिकारी के गिरफ्तारी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वायुसेना स्टेशन आगरा में आसियान देशों के साथ वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय बुधवार को खत्म हो गया। 3 दिन तक चले इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, स्थिर और फ्लाइंग डिस्प्ले, टेबल टॉप, बहु एजेंसी अभ्यास शामिल किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभ्यास के दूसरे दिन क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रमों में शामिल हुए और विश्वास व्यक्त किया कि समन्वय में मित्र राष्ट्रों के साथ राष्ट्रीय हितधारकों की भागीदारी आपदा प्रबंधन क्षमताओं में और वृद्धि करेगी। आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के दौरान नियोजित क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। समन्वय अभ्यास से नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, NDMA, NIDM, NDRF, DRDO, BRO, IMD, NRS और INCOIS सहित आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सक्षम रहा। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले आसियान सदस्यों देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना था। क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत अपने नागरिकों के साथ साथ क्षेत्रीय भागीदारों को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने की क्षमता के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है। दिल्ली NCR में बुधवार को वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में 332, नोएडा में 336 और गुरुग्राम में 398 दर्ज किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को यातायात सामान्य है। सुबह छोटे वाहनों को दोनों तरफ से गुजारा जा रहा है।
इनके गुजरने के बाद भारी वाहनों को रवाना किया जाएगा। आखिर में सुरक्षा बलों के वाहनों को जाने की इजाजत दी जाएगी। भारी वाहनों को जोखिम उधमपुर से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। अधिकारियों ने सुरक्षा बलों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करते हुए मालवाहक व अन्य वाहनों के गुजरने और राजमार्ग की ताजा स्थिति का जायजा लेने के बाद ही अपने वाहनों को जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जाएं। श्रीनगर सेनमार्ग गुमरी राजमार्ग पर फिसलन बढ़ गए हैं। इस वजह से इसे वाहन की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। राजौरी व पुंछ जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाला मुगल रोड और एसएसजी रोड वाहनों की आवाजाही के लिए दोनों तरफ से खुला है। गुजरात एंट्री रेस्ट्रिक्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने वडोदरा में बड़ी कार्रवाई कर ड्रग्स बनाने का कारखाना पकड़ा है। इसमें करोड़ों रुपए के ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया है। रॉ मटेरियल्स भैंस के तबेले में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जानकारी के अनुसार एटीएस की टीम ने सूचना के आधार पर वडोदरा के सिंधरो गांव में छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान केमिकल फिल्टर करने की छोटी मशीन और केमिकल का जत्था जब्त किया गया। पीटीएस को आशंका है कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में किया जाता है। एटीएस ने वडोदरा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 2 कारखानों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पता चला कि गोदाम में ड्रग्स का रॉ मटेरियल्स तैयार किया जा रहा था। रॉ मटेरियल्स अहमदाबाद, मुंबई, कच्छ भेजा जाता था। इसके बाद इसे टैबलेट के रूप में बिक्री किया जाता था। ये काम पिछले 1 महीने से किए जाने की जानकारी मिली है। एटीएस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। एटीएस सूत्रों के अनुसार छापेमारी की कार्रवाई मंगलवार देर रात से शुरू की गई, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया गया। टीम सदस्यों ने रात के अंधेरे में पूरे क्षेत्र को 4 ओर से पहले घेर लिया और इसके बाद कार्रवाई शुरू की। बता दें कि अगस्त में भी पकड़ी थी ऐसे ही ड्रग्स। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार बहराइच लखनऊ हाईवे पर बुधवार की सुबह जबरल रोड के घाघरा घाट स्टेशन के पास जयपुर से बहराइच आ रही ईदगाही डिपो की बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी सेनेट ने समलैंगिक विवाह की रक्षा करने के लिए मंगलवार को ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से उन जोड़ों को सुरक्षित किया गया जिन्होंने 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शादी की है। अमेरिकी सेनेट में इस विधेयक के पारित होने से समलैंगिक विवाह देश में वैध हो गया। इस विधेयक को पारित करने के लिए 15 रिपब्लिकन का समर्थन मिला है। इसके समर्थन में 61 और विरोध में 36 वोट पड़े। ये विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि समान लिंग और अंतर जातीय विवाह संघीय कानून में निहित हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज के द्विदलीय सेनेट में विवाह अधिनियम के सम्मान के साथ पारित होने से साबित होता है कि हमारा देश एक मौलिक सत्य की पुष्टि करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्यार प्यार होता है,
मैं इस कानून को पारित करने और इसे अपनी डेस्क पर भेजने के लिए सदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जहां मैं गर्व से कानून पर हस्ताक्षर करूंगा। भारत और अमेरिका की सेनाओं का इस समय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास का ये 18वां संस्करण है और ये हाई वोल्टेज सैन्य अभ्यास चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के प्रशिक्षण के दृश्य देखकर ड्रैगन समेत भारत के दुश्मनों का चौंकना स्वाभाविक है। हम आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने सर्वोत्तम रणनीति और तकनीक का आदान प्रदान किया। दुश्मन क्या रणनीति बनाकर कैसे हमला करेगा, ऐसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण के दौरान दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास भी किया गया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने निहत्थे युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के प्रशिक्षित हमलावर कुत्तों और बाजों ने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कुत्तों ने अभ्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया। इस बीच अपनी तरफ के पहले प्रयोग में बाजों को भी दुश्मन के ड्रोन को दूर रखने और उसे मार गिराने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन बाजों को अर्जुन नाम दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान दिखाया गया है कि कैसे ड्रोन की आवाज सुनकर कुत्ता सेना के जवानों को अलर्ट कर देता है और अर्जुन बाज ड्रोन की लोकेशन को पता कर उसे हवा में भी मार गिराता है। ये तकनीक खास तौर पर भारतीय सेना के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमाई इलाकों में काफी काम आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अक्सर वहां ड्रोन भेजा जाता है। मुंबई शहर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी इस्लाम पुनर्वास प्रोजेक्ट को संवारने की जिम्मेदारी आखिर अदानी समूह को मिल गई है। अदानी समूह ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस परियोजना के लिए दूसरे क्रमांक पर 2025 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली DLF प्रतियोगिता की दौड़ से बाहर हो गया है। परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी SBR श्रीनिवास ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों वाले धारावी पुनर्विकास के लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। बोली पूरे 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए है और परियोजना के लिए कुल समय सीमा 6.5 लाख झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए 7 साल की है, जो अभी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए धारावी स्लम पुनर्वास प्रोजेक्ट के लिए है। इस परियोजना के लिए दक्षिण कोरिया और UAE की संस्थाओं सहित 8 बोलीदाताओं ने अक्टूबर में आयोजित प्री-विड मीट में भाग लिया था और उनमें से 3 ने वास्तव में परियोजना के लिए बोली लगाई थी। इसमें नमन ग्रुप भी बोली के लिए शामिल हुआ था, लेकिन इसकी बोली भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर
मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। साथ ही दुश्मनों के लिए भारत और अधिक मजबूत हो गया है। इसके लिए एक अन्य द्वीप पर लक्ष्य रखा गया था, जिसका मिसाइल ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मंगलवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से अब भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत के लगातार सफल परीक्षण किए जाने से विरोधियों मुश्किलों में पड़ सकती है। दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का पहला परीक्षण 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही किया था। ये मैच 2.8 की रफ्तार यानी कि आवाज की रफ्तार का लगभग 3 गुना गति से उड़ती है। ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल को चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। राहुल गांधी ने भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार शाम को एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है, लेकिन आज इस देश में तपस्वियों का अपमान हो रहा है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवा सब तपस्या कर रहे हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 7वें दिन मंगलवार शाम को उज्जैन पहुंची। यहां राहुल गांधी विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर गर्भगृह में जाकर पूजन अभिषेक किया। बाद में आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय रैगिंग मामले में फरार सुब्रजीत बरुआ को पुलिस ने बीते रात मोरान के पास से गिरफ्तार कर लिया। विश्वविद्यालय उसे निष्कासित कर चुका है। पुलिस इस केस में प्राणजीत बरुआ, निरंजन ठाकुर और सीमांत हजारिका को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उल्लेखनीय है, एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र आनंद शर्मा ने रैगिंग से बचने के लिए छात्रावास की दूसरी मंजिल से रविवार रात छलांग लगा दी थी। उसे छात्रावास के कुछ छात्रों ने कथित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कोलकाता पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार कोलकाता आए हैं। एक निजी कार्यक्रम में आए धनखड़ ने अपनी पत्नी के साथ कोलकाता के शक्तिपीठ कालीघाट में पूजा अर्चना की। मंगलवार रात को वो कोलकाता में ही रुके और बुधवार सुबह वापस दिल्ली लौट जाने का कार्यक्रम बनाया गया। कालीघाट मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों को उन्होंने अभिवादन तो किया, लेकिन किसी भी सवाल का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। धनखड़ जब राज्य के राज्यपाल थे तब भी कई मौकों पर वो कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। नियम अनुसार जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो वो राजभवन में ही ठहरते हैं। इसलिए धनखड़ भी मंगलवार रात राजभवन में ही ठहरे थे। ये सफर उनका अपना व्यक्तिगत था, इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात की कोई संभावना नहीं थी। वैसे भी ममता बनर्जी 2 दिनों के सफर में दक्षिण 24 परगना गई है। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा बाकर की निर्मम हत्या करने वाला आफताब ने
पॉलीग्राफ टेस्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एफएसएल के सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने ये भी माना कि हत्या के बाद उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंका था। साथ ही उसने ये भी कबूल किया कि उसने कई अन्य लड़कियों के साथ संबंध में थे। उसने बताया कि श्रद्धा की हत्या फ्लैट में ही की गई थी। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के तहत ये जानकारी मिली है कि आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान वो सामान्य रहा। पॉलीग्राफी टेस्ट के कई सेशन होने के बाद अब आफताब का 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का प्री मेडिकल टेस्ट होगा। आफताब का नार्को टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा। नार्को टेस्ट में हत्या से जुड़े कई राज से पर्दा उठ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।